ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਵੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਕਵਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਜੇ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾਂ कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट फोर्स का मोर्चा, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। सो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू और नॉट? फटाफट इस बात का जवाब दें, फिर हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर नंबर 6 एंड आज का लेक्चर नंबर लास्ट भी हो सकता है मेरी जान, अगर आप अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हो। सो दिस कैन बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू सपोर्ट मी इन टूडेज क्लास, ठीक है। पता चल रहा है आधे घंटे के बाद आपने छुट्टी की रट लगा ली, तो फिर कैसे खत्म होगा मेरी जान, है ना। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है जी। ऑल राइट, क्लियर, ऑल राइट। गाने मत चलाओ, मम्मी पापा भी होते हैं मैम। अरे यार, कोई बच्चा कहता है गाने चलाओ, कोई बच्चा कहता है गाने मत चलाओ। मैं क्या करूँ यार, गाने चलाना जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट। अभी मैं बीच में नहीं चला रही, गाने इसलिए चला देती हूँ कभी कभार कि चलो यार, बच्चा क्या है, कभी कभार कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान है, कुछ किसी और रीज़न से परेशान है, तो हम क्या करते हैं, अगर गाने से शुरुआत करते हैं तो सबका माइंड कहीं ना कहीं रिफ्रेश हो जाता है। हमें मात्र दिन का 1-1.5 घंटा ही मिलता है ना। अगर हम उसमें भी अच्छे से क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे तो फिर क्या मतलब। पढ़ना तो है ही, पढ़ाना तो है ही, है ना। कोर्स तो कोई भी ख़त्म करा देगा, लेकिन उस कोर्स को कैसे आप अच्छे तरीके से ख़त्म करा रहे हो, कैसे मैं आपके दिल के साथ जुड़ रही हूँ, कैसे आप मेरे दिल के साथ जुड़ रहे हो, वो मेन टास्क है यार। चलो जी, ऑल राइट। फिर से उज़ैर बलोच आ गया। उज़ैर बलोच एक 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है उज़ैर बलोच, और एक उसमें भी है CUET में, वो भी उज़ैर बलोच है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिससे प्रारंभ 11th का भी खरीद के रखा है, प्रारंभ 12th का भी खरीद के रखा है, और CUET का बैच भी खरीद के रखा है। एक उज़ैर बलोच हमजा अली मज़हारी है भाई, हाँ। CUET के बैच में तो हमजा अली मज़हारी भी है। मैं कहा यार, पूरी धुरंधर मूवी के कैरेक्टर्स आ गए हैं। हाँ, चश्मा मैंने फिर से बदल लिया। आप लोगों का हुक्म सर आंखों पे यार। आप लोगों ने कल बोला कि मैम वो वाला चश्मा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बच्चे छी लिख रहे थे। मैंने जाके अपने पति को बताया, आपकी जीजू को बताया, आपकी जीजू हंसने लगी, कहते तुम्हारे बच्चे तुम्हें छी कर रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ यार। चलो जी, ठीक है, ऑल राइट। सो कैसे हो आप सभी लोग? चलिए जी, हेलो आदर्श, हेलो अंतरा, हेलो साहिल, हेलो इंसिया, हेलो अंशुमन, हेलो राधिका, हेलो अभिषी, हेलो मानवी, हेलो दीपांशु, हेलो आर्यन, हेलो सक्षम, हेलो नरेंद्र मोदी है भगवान, हेलो ईशांत, हेलो रुद्र, हेलो शहनाज, हेलो आदिति, हेलो सौरभ प्रताप पटनायक, हेलो कृष्णा, हेलो आरना। ऑल राइट, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा हेलो। अब मैं क्या करती हूँ, अब जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था उसका एक फटाफट क्विक रिकैप दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 6 की शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। क्लियर, ऑल राइट। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक के बारे में, है ना। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली 3 प्रकार के लेवल थे। सबसे पहला होता है टॉप लेवल, जिसमें कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव, बड़े हाई फाई दिग्गज लोग आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, CEO, CFO, है ना, COO, ऐसे प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है। इन लोगों का जो काम होता है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको अपने बहुत टाइम देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है जी। इज इट क्लियर? अब इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? इनका काम होता है कि ये कंपनी के अलग अलग एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए चले, ठीक है। कंपनी के लिए पॉलिसीज, कंपनी के लिए स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाए, जिसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब भी देखना, ठीक है।
फिर कंपनी के भले के लिए काम करना, है ना, जो भी वो काम कर रहे हैं उसका समाज पे क्या असर पड़ने वाला है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारे काम टॉप मैनेजमेंट के होते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलिए जी। और जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, दे हैव द मैक्सिमम अथॉरिटी एंड पावर। ठीक है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, स्कैन करते हैं, ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के हिसाब से कैसे हम अपने आप को कैसे न्यू पॉलिसीज, कैसे न्यू स्ट्रैटेजीज वगैरह बना सकते हैं, इनका बेसिकली ये काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमारा क्या था? नेक्स्ट लेवल था हमारा मिडिल लेवल। बेसिकली मिडिल लेवल एक बीच के बंदर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड बिटवीन लोअर लेवल। ठीक है, इज इट क्लियर? ये टॉप लेवल के तो सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी टॉप लेवल के तो नीचे काम करते हैं, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर काम करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उनको इंटरप्रेटेट करना, ये देखना कि जो मेरा डिपार्टमेंट है उस मेरे डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज में कमी ना हो, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, अपने अपने लोगों को मोटिवेट करना जिससे उनके जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो, उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, एंड बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए चलना ताकि जो गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, इस अब मिडिल लेवल में कौन कौन लोग आते हैं? मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो आते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस डिपार्टमेंट का परचेस मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से वो लोग आते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में। बेसिकली ये मैनेजमेंट की हायरार्की में सबसे निचला लेवल होता है, सबसे नीचे आता है। ठीक है, इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से भी जाना जाता है, प्लस इस लेवल को ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब इनके मेन फंक्शंस क्या थे? इनके मेन फंक्शंस ये थे कि वर्कर्स कैसा काम कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को देखना, अगर वर्कर्स को किसी प्रकार की शिकायत है, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट करना ऊपर के लेवल पे, उनको सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ये मेक श्योर करना कि जो काम की क्वालिटी है मेरी जान उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं आना चाहिए, उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की। ये सारा काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है जी, ऑल राइट, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो फिर हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन एज होमवर्क। एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, जिसका आंसर आपने मुझे क्लास में ही बता दिया था, है ना? बहुत तेज चल रहे हो आजकल। अच्छा यार, तेज चलो पढ़ाई के मामले में बस। चलो जी, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। गुल्लू बदमाश मैम, यार तुम बहुत पिटोगे अब। देखो यार कितनी कितनी प्यारी बॉटल है ये, बिल्कुल मेरे जैसी है। देखो एक्चुअली दिस इज़ वाटर बॉटल, एक नई कंपनी है टू बिग, उसका है ये। इसका पानी भी महंगा है, पता है कितने रुपए की है? देखो यार 130 रुपये की है। सोचो यार 130 रुपये का पानी पी रही हूँ मैं। हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो ये वाटर बॉटल खरीदी, एंड दिस कॉस्ट मी 130। योर पूकी मैम इज़ लिविंग लग्जरियस लाइफ, यू नो। मजाक कर रही हूँ यार, मजाक कर रही हूँ। किसी की थी तो उसने मुझे दी, मतलब किसी रिश्तेदार की थी, वो घर छोड़ गए। मैंने बोला बॉटल तो अच्छी है, चलो यार इसको ले लेती हूँ और फ्लेक्स करूँगी बच्चों के सामने। ये हुआ था। मैं वही लड़की हूँ जो घर से बॉटल में भर भर के पानी लेकर जाती हूँ, ठीक है। एंड मैं भैया स्टील की बॉटल भी नहीं खरीदती, मैं तो ये प्लास्टिक वाली जो किनली, बिस्लेरी, कोको कोला, थम्स अप की बॉटल होती है उसमें पानी भर के लेके जाती हूँ। जब कहीं ट्रैवल करना होता है, जैसे ही पानी वो ख़त्म होता है उस बॉटल को वहीं फेंक के आ जाती हूँ। मैं बिल्कुल देसी लोकल हूँ यार। चलो जी, ऑल राइट, पानी पी लेती हूँ थोड़ा। जो जीजू ने दी थी वो मैंने अंदर रखी हुई है, जो जीजू ने दी थी वो घर पर ही रखी हुई है। आई मीन 130 रुपए की वाटर बॉटल, क्या नाम है इसका? 130 रुपए की वाटर बॉटल। चलो जो इंस्टा आईडी, बेटा इंस्टा आईडी प्रवीण कौर नाम है तो प्रवीण कौर के नाम से ही होगी। अब ये सब हो गया हो तो पढ़ाई कर लो, ठीक है जी। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने मुझे क्लास में ही दे दिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट, है ना। फिर हमने ये पढ़ा था जिसमें आपको छुट्टी की तलब आ गई थी, आप छुट्टी की जिद कर रहे थे, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। जिसका क्या नाम है मेरी जान? जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले जो मैंने आपको 5 फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, उसके आप 2 MCQ सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म होगा मेरी जान, हम उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब वो टॉपिक भले ही छोटा है, भले ही हम उसे पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन पढ़ा तो फिर भी है ना यार, तो उसके रिगार्डिंग बस 1-2 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो जी, ऑल राइट। तो फटाफट इसका आंसर बता दो, क्या बोला गया है। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट relates to laying down the foundation for carrying out other functions of management successfully। यानी वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बाकी के फंक्शंस के लिए भी एक फाउंडेशन सेट करता है, बोले तो एक बेस सेट करता है। बताइए कौन है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इनमें से सही आंसर कौन सा है? यू हैव टू आंसर दैट। फटाफट बताइए। ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग कम्स फर्स्ट एंड बाकी के फंक्शंस इसी के बाद आते हैं, ठीक है जी। ऑल राइट, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच फंक्शन प्लेस राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट राइट टाइम। वो कौन सा फंक्शन है जो सही इंसान को सही जॉब के साथ, सही क्वालिफिकेशन के साथ, सही समय पे बिठाता है? बताइए क्या है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग या डायरेक्टिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। फटाफट इसका आंसर बता दो यार, फटाफट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, अब थर्ड का नहीं, अब सेकंड का पूछ रही हूं। फटाफट इसका आंसर बता दो जी, आंसर बताओ, आंसर, जब तक मैं साइड हट जाती हूं। आंसर बताओ फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। काफ़ी सारे बच्चे स्टाफिंग बोल रहे हैं। किसने प्लानिंग बोला बेटा? ज़रूरी मतलब प्लानिंग सब कुछ करेगा। प्लानिंग स्टाफिंग वाला काम भी करेगा, प्लानिंग वाला काम भी करेगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाला काम भी करेगा, प्लानिंग सब कुछ कर लेगा, है ना। तुमने प्लानिंग को क्या समझ के रखा है? हाँ, प्लानिंग कोई क्या है? प्लानिंग कोई आपको जादूगर लगता है? कुछ भी। चलिए जी, ऑल राइट। चलिए जी, ऑल राइट। तो चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। चलिए ऑल राइट, अब हम जरा शुरू करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरी जान, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो अच्छा, कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हो? अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी देसी लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब समझते हो? पहले मुझे इतना बताओ, फिर मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। कोऑर्डिनेशन को आप अपनी भाषा में क्या समझते हो? पहले मुझे ये बताओ, देन आई विल बी कमिंग टू माई पॉइंट, आई विल बी कमिंग टू माई एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप क्या समझते हो? क्या आवाज नहीं आ रही क्या आपको मेरी? अच्छा, अगर किसी को डबल आवाज़ आ रही है गाने की भी और मेरे पढ़ाने की भी, तो एक बार ऐप को क्लियर करके, उस टैब को क्लियर करके फिर से ऐप में एंटर करो, हो जाएगा सही, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको मेरी? ओके, चलो जी, चलो। वेरी गुड। बच्चे क्या बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में? बच्चे बोल रहे हैं तालमेल, टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर, कोऑपरेट करना। वेरी गुड। तो जो आप बोल रहे हो, आप उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ ऐसा समझते हो कि सबके साथ मिलके काम करना। एंड ये कुछ होता भी एग्जैक्टली वैसा ही, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ होता भी वैसा ही है मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मेरी जान क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को बांध के रखती है या साथ में चलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मुझे क्लास लेनी होती है, तो क्लास लेने से पहले मैं क्या करती हूँ? क्लास लेने से पहले कंटेंट बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ? पहले कंटेंट बनाती हूँ,
ठीक है, कंटेंट बनाती हूँ, फिर श्वेता दीदी को देती हूँ, श्वेता दीदी उसकी फॉर्मेटिंग करती हैं, ठीक है, श्वेता दीदी उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर देती हैं, थोड़ी एडिटिंग वगैरह, ये थोड़ा सुंदर सुंदर सा ये इसको मतलब फॉन्ट्स वगैरह में रख देती हैं, मैं कंटेंट देती हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, जब कंटेंट बन जाता है तो मैं कंटेंट को रिव्यू करती हूँ, देखती हूँ कि हाँ भैया कुछ गलती तो नहीं होगी श्वेता दीदी से, है ना, या मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, तो एक बार फटाफट मैं रिव्यू कर देती हूँ। अरे यार तुम्हें पूरी प्रोसेस बता रही हूँ, चलो ठीक है यार, अब नहीं हो यार, अपनों से क्या छुपाना, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जब ये फाइनली रेडी हो जाता है, फिर जब क्लास होनी होती है तो मैं सब चेक करती हूँ, सारा सेटअप करती हूँ कि कैमरा सही है, कैमरा का सेटअप एंड माइक, है ना, एंड माइक का सेटअप, ये सब कुछ चेक करती हूँ कि सब कुछ बढ़िया है या नहीं, ठीक है। फिर क्लास का टाइम हो जाता है तो मैं मस्त आपके सामने बिल्कुल प्रकट हो जाती हूँ, ठीक है। फिर क्लास शुरू कर देती हूँ, स्टार्ट्स क्लास। आप लोग भी टाइम पर आ जाते हो, आप लोग को पता है कि 8 बजे की क्लास है, आप भी मस्त 8 बजे आ जाते हो, जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है आप भी तुरंत आ जाते हो, ठीक है। फिर क्लास को शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये सारे मैंने काम किए, है ना, कंटेंट बनाया, कंटेंट की फॉर्मेटिंग श्वेता दीदी से करवाई, कंटेंट को रिव्यू किया, फिर इधर आके सारा सेटअप वेटअप किया, कैमरा माइक वाइक का, ठीक है। फिर क्या किया, फिर क्लास शुरू हो गई, क्लास शुरू हो गई तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इन सारे कामों के बीच में ये जो एक क्लू की तरह, एक गोंद की तरह जो एक्टिविटी है, एक गोंद की तरह जो चीज़ छुपी हुई है, या जो एक गोंद की तरह सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चल रही है मेरी जान, वो क्या है, वही चीज़ कोऑर्डिनेशन है, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान चलो मैं कंटेंट बनाती हूँ, ठीक है, कंटेंट बनाती हूँ, उसकी लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं करवाती, ठीक है, फॉर्मेटिंग ना करवा के खुद ही क्लास सेटअप करके क्लास शुरू कर देती हूँ, मैं फॉर्मेटिंग नहीं करवाती। अगर मैं फॉर्मेटिंग ना करूँ तो कितनी गुदागादी सी लगेगी, एक चीज़ इधर भाग रही है, एक टॉपिक इधर भाग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केओस क्रिएट होने लगे, आपको कुछ समझ नहीं आया। या मान चलो अगर आपके स्कूल में क्या है, अगर आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है, या अगर आपके स्कूल में, ठीक है, एनुअल फंक्शन है, तो क्या होगा, एंकरिंग एंकर करेगा, ठीक है, एंकरिंग एंकर करेगा, डांसर्स डांस करेंगे, ठीक है, डांसर्स डांस करेंगे, जो गाना, जिसको गाना गाना होगा वो गाना गाएगा, सिंगर्स गाना गाएगी, ठीक है। और क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है, एंकर एंकरिंग करता है, डांसर डांस करते हैं, सिंगर गाना गाते हैं, और क्या क्या एक्टिविटी होती है यार स्कूल के एनुअल फंक्शन में, ज़रा बताना मुझे, बताओ और क्या क्या चीज़ें होती हैं, बताओ यार, ठीक है। म्यूज़िक टीम होती है जो गाना गाती है, इधर म्यूज़िक टीम रहती है जो गाना वाना गाती है, ठीक है। डेकोरेशन टीम होती है जो डेकोरेट करती है, डेकोरेशन टीम डेकोरेट करती है। और क्या क्या होता है, हाँ, प्ले, क्या ड्रामा होता है, ठीक है, ड्रामा वगैरह होता है। ये काफ़ी सारे ऐसे कुछ कुछ काम होते हैं, मैंने थोड़े बहुत इसके नाम लिख दिए हैं। अब बेटा इन सारी चीज़ों को, जो एनुअल फंक्शन में ये जो सारे काम होते हैं, इनको कौन साथ लेके चलता है, ठीक है, इनको कोऑर्डिनेशन साथ में लेके चलता है। एक डिपार्टमेंट, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिकली काम दिया जाता है कि आप सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन देखना। अगर मान चलो ऐसा हुआ कि एंकर ने एंकरिंग नहीं की, है ना, एंकर ने एंकरिंग नहीं की, सीधा डांसर्स आके डांस करने लगे, फिर उसके बाद सिंगर्स गाना गाने लगे, तो यार लोगों को समझ ही नहीं आएगा। जो स्टूडेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स के मम्मी पापा आए होंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा, है अभी तो डांसर डांस करने आए थे, अब गाना गाने आ रहे हैं, ये क्या चल रहा है, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन होगा वो क्या करेगा, सारी चीज़ों को इकट्ठा अच्छे तरीके से चलाएगा। एंकर को बोलेगा जैसे ही इसका डांस खत्म हुआ तुम्हें आके एंकरिंग करनी है, तुम्हें बताना है कि जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है इसमें स्मृति डांस कर रही है। फिर स्मृति का जब डांस खत्म होगा तो तुम्हें ये बताना है कि रोहन जो है वो अब वो गाना गाएगा, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाएगा वो, ठीक है। तो ये एंकर का काम है। अगर एंकर ने अपना काम नहीं किया तो लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, कोई आके डांस कर रहा है, कोई आके गाना गा रहा है, कोई आके ड्रामा कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो कौन सी चीज़ है जो पूरे एनुअल फंक्शन को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा रही है, एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस में, एक सक्सेसफुल इवेंट में टर्न आउट कर रही है, वो चीज़ कौन सी है, वो चीज़ है मेरी जान कोऑर्डिनेशन। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कोऑर्डिनेशन। इज इट क्लियर, समझ आया। ये तो चलो आपका स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया, अब मैं मैनेजमेंट का एग्जाम्पल दे देती हूँ, अब मैं कंपनी का ही बढ़िया एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है।
देखो अब क्या है, अगर पहले सबसे पहले मैं परचेज डिपार्टमेंट को लिख देती हूँ। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है एक, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है। ये मैं 3-4 डिपार्टमेंट्स ही ले रही हूँ अभी, ठीक है। अब देखो परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है? परचेज डिपार्टमेंट का काम है सामान को खरीदना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है सामान को बनाना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है प्रमोशन करना, एडवर्टाइजिंग वगैरह करना, मार्केटिंग करना बेसिकली। सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम है? सेल्स डिपार्टमेंट का काम है सामान को बेचना, ठीक है। इज इट क्लियर? अब बेटा अगर इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने धुन से सामान बनाने लगेगा, ठीक है, खुद सामान खरीदने चला जाएगा, है ना, और खुद सामान बनाने लगेगा। पता चल रहा है परचेज डिपार्टमेंट भी यहाँ से सामान लेने पहुंच गया, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट भी गया अपने साथ 5 लाख रुपए लेके और सामान खरीद के लेके आ गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उसी शाम को निकला, 6 लाख रुपए लेके गया और अपना सामान लेके आ गया कि भैया हमें तो क्या करना है, हमें तो सामान बनाना है, ठीक है। क्या हुआ? मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करने लगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी मार्केटिंग करने लगा, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट ही अभी बन के तैयार नहीं हुए। तो क्या हुआ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट से नहीं पूछा क्या तुम सामान लेके आए हो, उससे नहीं पूछा। अब परचेज डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से सामान लेने चला गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से सामान लेने चला गया और दोनों ने खूब पैसों को बिल्कुल फूंक दिया, मतलब खूब पैसे उड़ा के आ गए। रिसोर्सेज की वेस्टेज हुई, है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से नहीं पूछा क्या तुमने सामान बना दिया, अब उससे पूछा नहीं मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और बिना पूछे मार्केटिंग करने चले गए। अब जब बिना पूछे मार्केटिंग करने चले गए लोगों में, तो लोगों ने बोला कि चलो सैंपल तो दिखाओ, आपने क्या बनाया है हमें सैंपल तो दिखाओ। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं अरे रुको रुको रुको, अभी हम मंगवाते हैं अपनी कंपनी वालों से सैंपल, अभी हम कॉल करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कॉल लगाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि अरे ज़रा 5 सैंपल तो भेजना, कस्टमर्स मांग रहे हैं, तो कस्टमर्स को ज़रा डेमो करके बताना है। इतने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला किसने बोला है तुम्हें भाई कि सामान बन गया है? अभी 5 क्या, अभी तो 1 यूनिट भी नहीं बना, अभी तो 1 पीस भी नहीं बना। अब इतने में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ तो फा हो गया, फा लोगों के सामने उसकी तो बेइज्जती हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी ही धुन में काम कर रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? आई बस समझ पे? तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट अपनी धुन में काम कर रहा है, अपनी ही दुनिया में काम कर रहा है और चीजें में क्योस क्रिएट हो रहे हैं, रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, एक ही काम दोबारा हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? बेइज्जती अलग हो रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अलग बेइज्जती करा दी। तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिल के चलेंगे, एक दूसरे से पूछ के चलेंगे, तभी काम होगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से पूछेगा क्या तुम सामान खरीद के लेके आ गए हो तो हम बनाना शुरू करें, है ना, तो उस हिसाब से वो बनाएगा। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेगा क्या तुमने सामान बना दिया है, हम उस हिसाब से मार्केटिंग करें। सेल्स डिपार्टमेंट पूछेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्या तुमने मार्केटिंग कर दी है, हम उस हिसाब से बेचना शुरू करें। तो अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, अगर इनके बीच में तालमेल होगा, तभी रिजल्ट आ पाएगा, तभी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस निकल के आ पाएगी। अगर नहीं होगा तो सब अपनी ही धुन में काम करेंगे और बेइज्जती अलग कराएंगे और रिसोर्सेज को अलग वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरी जान कोऑर्डिनेशन इज वेरी नेसेसरी। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी ताकत होती है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो सारे ही मैनेजमेंट के फंक्शंस को इकट्ठा लेके चलती है, ठीक है। क्लियर? जैसे कि जब प्लानिंग में हम सोचेंगे कि क्या करना है, उसी हिसाब से हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिसोर्सेज अरेंज हो गए, फिर उसी हिसाब से हम लोगों को रखेंगे। जब लोगों को रख लेंगे फिर जाके हम उन डायरेक्टिंग में उनसे काम करवाएंगे। जब डायरेक्टिंग में काम होने लगेगा तभी जाके हम कंट्रोलिंग में चेक करेंगे कि काम कितना हुआ है। तो हर एक फंक्शन की अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, और जब एक फंक्शन होता है तभी दूसरा फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा, तो तभी कोऑर्डिनेशन प्ले हो पाएगा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के जरिए समझ आया कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं, कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को बांध के रखती है, ठीक है। कुछ लोग इसको फंक्शन बोल लेते हैं, कुछ लोग कोऑर्डिनेशन को भी सेपरेट फंक्शन बोल लेते हैं, लेकिन ये सेपरेट फंक्शन नहीं कहलाता। हकीकत में ये मैनेजमेंट का सार कहलाता है। मैनेजमेंट का क्या कहलाता है? मैनेजमेंट का एसेंस कहलाता है।
आई बात समझ? ठीक है, क्लियर क्लियर। तो क्या है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनेजमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को सिंक करके चलता है, बोले तो साथ लेके चलता है, जिससे जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, ऑल क्लियर? समझ आया? बेस समझ आया? अभी मैंने कुछ समझाया, थोड़ा बहुत भी अगर समझ आया, अगर आपको अभी 15-20% भी समझ आया तो भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज आगे हम इस टॉपिक को डिटेल में गहराई में जाके पढ़ने ही वाले हैं। इसके फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंस सब कुछ हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो समझ आया? काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने। ऑल क्लियर? चलिए जी, ऑल राइट ऑल राइट ऑलराइट वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कुछ लोग कोऑर्डिनेशन को अलग फंक्शन बोल देते हैं, लेकिन ये अलग फंक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट का सार है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या लिखा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को बाइंड करते हुए चलती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को कभी कभार मैनेजमेंट का अलग फंक्शन बोला जाता है। इट इज हाउएवर, लेकिन वो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट का सार है। ठीक है, अलग फंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्कर बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इधर लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बार भी मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन में से पक्का एक क्वेश्चन बन के आएगा, एंड आया। ठीक है, चलिए जी, ऑल राइट। तो क्या बोला गया है? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। जो प्रोसेस जिससे मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक करते हुए चलता है, साथ लेके चलता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। वो क्या कहलाता है? वही चीज कोऑर्डिनेशन कहलाती है। ठीक है, क्लियर? इतना समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? फटाफट एक बार जंगा जी स्पैम कर दो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। ऑल राइट चलिए जी, ऑल राइट ठीक है जी। ठीक है, चलो अब क्या है? अब है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बोले तो क्या है? कोऑर्डिनेशन सार है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इधर मैं कर देती हूँ, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट यहां पर ये बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, की कोऑर्डिनेशन की हर मैनेजमेंट फंक्शंस पे जरूरत है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर मैनेजमेंट के फंक्शन है, यानी कोऑर्डिनेशन की शुरुआत प्लानिंग से ही हो जाती है। जब प्लानिंग में प्लान्स को बनाया जाता है तब भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, जब प्लान्स बना रही होती है टॉप लेवल आपको पता ही है, कल की क्लास में ही बता दिया कि जब टॉप लेवल बना रहा होता है पॉलिसीज तब भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिकॉज जो टॉप लेवल प्लान्स बनाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाता है, तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब क्रिएट किया जाता है, जब प्लान्स बनाए जाते हैं, उस प्लान्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का तो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, तब भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, है ना। फिर अब उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दिया कि इतने इतने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना दिया। वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये देखा जाएगा कि कितने लोगों की ज़रूरत है, तो स्टाफिंग में ये देखना पड़ेगा कि कितने लोगों की ज़रूरत है, उस हिसाब से लोगों को रखना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा। अब जब हम उन लोगों को भी रख लेंगे स्टाफिंग में, फिर हम क्या करेंगे, उन्हीं लोगों से काम करवाएंगे, उन्हीं लोगों को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब वो लोग काम करने लगे हैं डायरेक्टिंग में, तो फिर कंट्रोलिंग में आके हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग में आके मेरी जान हम ये देखेंगे कि वो लोग काम कैसा कर रहे हैं, आखिर में परफॉर्मेंस कैसा निकल के आया है। तो यहाँ पर सारे फंक्शंस को कौन बांध के रख रहा है, यहाँ पर सारे ही फंक्शंस को आपका कोऑर्डिनेशन बांध के रख रहा है, ठीक है। यही एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है बेसिकली। सो क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ
व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो कोऑर्डिनेशन की शुरुआत प्लानिंग से ही हो जाती है जब टॉप मैनेजमेंट जो होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो प्लान्स बना रहा होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर जब प्लान्स बन जाते हैं उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उस हिसाब से रिसोर्सेज वगैरह को अरेंज किया जाता है, उस हिसाब से एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। इज इट क्लियर? फिर जब स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है फिर ये देखा जाता है कि उस स्ट्रक्चर में से हमें कितने लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, उनमें से कितने लोगों की आवश्यकता है, उस हिसाब से फिर हमें लोगों को रखना पड़ता है। सो पोजीशंस क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर स्टाफ। फिर जो पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्रिएट कर दी जाती हैं उन पोजीशंस को फिलअप करना पड़ता है, यानी उन लोगों को, उन खाली पोजीशंस के लिए लोगों को रखना पड़ता है। सिंपल। ठीक है, फिर टू एंश्योर दैट दीज प्लान्स आर करेक्टली एग्जीक्यूटेड डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। अब ये देखने के लिए कि जो प्लान्स हैं अच्छे से एग्जीक्यूट हो गए हैं उसके लिए डायरेक्टिंग की जाती है। डायरेक्टिंग बोले तो अपने लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उनको डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये काम करने हैं। फिर जब ये भी हो जाता है तो कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है कि कंट्रोलिंग एम्स टू टेक केयर ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज क्या बोलेंगे यार, डेविएशंस, मतलब डेविएशंस लिख लो, डेविएशंस दैट में अराइज बिटवीन एक्चुअल एंड रियलाइज्ड एक्टिविटीज। फिर कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है कि जो हमने प्लान किया था, जो हमने सोचा था, काम वैसा होके निकला है नहीं, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी आई है। ठीक है, तो जो आपको समझाया है वही है, बस इनकी लैंग्वेज थोड़ी हायर लेवल की है। इस लैंग्वेज में आप धीरे धीरे ढल जाओगे, डोंट वरी। जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, व्हाट एग्जांपल्स आई एम गिविंग उस पर फोकस करो, है ना। आप अपने मन से भी लिख के आओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, बस आप सही लिख के आओ। जो इधर की लैंग्वेज है एग्जैक्टली वो मत रटो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू मग इट अप, है ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, 12 चैप्टर है, कितना रटोगे? एक चैप्टर रट लोगे, 2 चैप्टर रट लोगे, 12 चैप्टर कैसे रटोगे? तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जो एग्जाम्पल्स बता रही हूँ एग्जाम्पल्स के जरिए समझो, एंड जब आप एग्जाम्पल्स को समझ लोगे तो आप खुद ही अपने मन से फिर लिखने लगोगे। ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, चलिए जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि कंट्रोलिंग इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कंट्रोलिंग सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस पे चाहिए होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो टॉप लेवल पे कैसे रिक्वायर्ड होता है? टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल सारी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते हुए चलता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाता है। हमने ये कल भी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते हुए चलता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाता है। तो टॉप लेवल का तो ये काम हो गया। ठीक है, टॉप लेवल जो बड़े बड़े जो मिस्टर कपूर, मिस्टर मल्होत्रा, ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस हिसाब की पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए चलेंगे। तो टॉप लेवल ने तो बड़ी अपना काम कर लिया। मिडिल लेवल क्या करेगा? मिडिल लेवल ये देखेगा कि भाई जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही, उसमें किसी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी तो नहीं हो रही, उसमें लोग कम तो नहीं पड़ रहे, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी तो नहीं हो रही। तो मिडिल लेवल तो बड़ी अपना ये करेगा। लोअर लेवल क्या करेगा? लोअर लेवल ये देखेगा कि जो मेरे जो वर्कर्स हैं उनको किसी प्रकार की कमी तो नहीं हो रही, है ना, उनको कोई शिकायत तो नहीं है, क्या वो सेफ है या नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? तो हर एक लेवल अपने हिसाब से भी कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? आई बात समझ? चले जी। तो क्या बोला गया है कि टॉप लेवल नीड्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। तो टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करते हुए चलता है जिससे गोल्स अचीव हो जाए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेशन की इसलिए जरूरत होती है ताकि वो सारे सेक्शंस की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करे, है ना। ये देखिए कि उसके डिपार्टमेंट में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, प्लस साथ साथ में बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करता हुआ चले। जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, सेल्स डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चलना, तभी काम हो पाएगा, वरना रिसोर्सेस वगैरह वेस्ट होंगे। ठीक है, फिर क्या है? फिर है लोअर लेवल जो होता है उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ये देखने के लिए कि जो उसके वर्कर्स हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं, वो कुछ गलती तो नहीं कर रहे, तो उनकी एक्टिविटीज को देखने के लिए लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि लोअर लेवल नीड्स कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स
टू एंश्योर दैट वर्क प्रोसीड एज प्लान्स। तो लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है वर्कर्स के लिए, ये देखने के लिए कि वो प्लान के मुताबिक काम करें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की शुरुआत टॉप लेवल से हो जाती है एंटिल लोअर लेवल तक चलती रहती है, यानी हर एक लेवल इसको अपने अपने लेवल पे परफॉर्म करता है, ठीक है जी, क्लियर। All right, so what can be said? The process of coordination begins at the planning stage itself when top management plans for the entire organization. ठीक है जी, all right, समझ आया। तो कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स पे, कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस पे चाहिए, प्लस कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे भी चाहिए। बात इतनी सी थी, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी दे दिए थे शुरुआत में ही, जब कॉन्सेप्ट को समझा रही थी तो ऑलरेडी दे दिए थे, वही चीज़ रिपीट हुई है। इज इट क्लियर? समझ आया? चलिए जी, अगर समझ आ गए तो फटाफट बताओ। चलिए जी, फटाफट बताइए। ऑल राइट, ऑल राइट। देखो, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल, है ना। कॉपरेशन मतलब होता है, कॉपरेशन आप आगे बढ़ोगे, कॉपरेशन नहीं है बेसिकली, कॉपरेशन का ही थोड़ा अपडेटेड वर्ड है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सबको बांध के रखता है, लेकिन कॉपरेशन मतलब होता है बेसिकली एक चीज, जैसे कि अगर आप मेरे साथ कॉपरेट करोगे तो आज की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबके साथ अगर मैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी, स्लाइड टीम के साथ भी, स्टूडियो टीम के साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी, तब जाके मैं पढ़ा पाऊंगी। तो कॉपरेट आप समझ लो कि एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही पार्टी के साथ आप कर सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन सबके साथ किया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, ठीक है जी, क्लियर। ऑल राइट, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन जो ग्रुप के जो एफर्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उनको साथ लेके चलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग अनरिलेटेड चीज़ों को इकट्ठा लेके चलता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक ग्रुप में मान चलो दिस इज सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में 5 लोग काम करते हैं, ठीक है। एक का नाम है रिया, ठीक है, एक का नाम है प्रिया, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है मोहन, और एक का नाम है रिया, प्रिया, रोहन, मोहन। रुक जाओ यार, ये नाम में मज़ा नहीं आ रहा, नाम में चेंज करती हूँ यार। अरे यार मिटना है भाई। देखो, एक रिंकू, पिंकू, मिंकू, टिंकू, चिंकू, ठीक है। कितने सेल्स डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? कितने सेल्स पर्सन है? मान चलो 5 है। रिंकू, पिंकू, मिंकू, टिंकू, चिंकू, ठीक है। रिंकू, पिंकू, मिंकू, टिंकू, चिंकू। हाँ, अब बढ़िया नाम है यार, ठीक है जी। तो क्या हुआ? रिंकू जो है वो किस लिए आया है? वो आया है मोटी सैलरी के लिए, कि मेरे को तो अच्छी सैलरी चाहिए, ठीक है, मेरे को तो अच्छी सैलरी चाहिए। पिंकू क्यों आया? पिंकू इसलिए आया बिकॉज उसको स्टेटस चाहिए, उसको ये चाहिए कि भैया सब लोग उसकी तारीफ करें, सब लोग उसको पुचकारें, है ना, सब लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। पिंकू स्टेटस के लिए आया है, ठीक है। मिंकू क्यों लिए आया है? मिंकू आया है ग्रोथ के लिए, कि भैया उसका टाइम से प्रमोशन वगैरह हो बढ़िया, ठीक है। टिंकू क्यों आया है? टिंकू आया है इसलिए बिकॉज उसका घर में मन नहीं लगता था, बिकॉज वो बोर हो रहा था, बिकॉज वो एंटरटेनमेंट के लिए आया था। किस लिए आया था? टिंकू आया था एंटरटेनमेंट के लिए, उसका घर में मन नहीं लगता था, ठीक है। उसकी बीवी उसके साथ लड़ती थी, तो टिंकू इसलिए आ गया था कि मेरा एंटरटेनमेंट हो जाए, है ना। बीवी के साथ घर में पड़ा रहूँगा तो यार बीवी ताने मारती रहेगी, कुछ करता वर्ता नहीं है, तो एंटरटेनमेंट के लिए आया था, ठीक है। बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए। उसकी बीवी क्या है, उसकी बीवी भी कमाती है तो अपनी बीवियों के पैसे पे पल जाता है, लेकिन टिंकू को बढ़िया एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। चिंकू को क्या चाहिए? चिंकू देखो, रिंकू को सैलरी, पिंकू को स्टेटस, मिंकू को ग्रोथ, टिंकू को एंटरटेनमेंट, और चिंकू को क्या चाहिए? चिंकू को क्या चाहिए होगा यार? बताओ यार, चिंकू को क्या चाहिए होगा?
बताओ बताओ। चलो चिंकू को भी मान लो, चिंकू को भी सैलरी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चिंकू को भी सैलरी चाहिए। अब RPMTC, ठीक है, रिंकू पिंकू मिंकू टिंकू चिंकू, ये जो लोग हैं इनको ये चाहिए था। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, पिंकू क्या बोलता है, पिंकू को चाहिए स्टेटस, ठीक है, रिंकू को चाहिए सैलरी। तो जब रिंकू पिंकू की इज्जत नहीं करता, पिंकू को बुरा लग जाता है, ठीक है। पिंकू जाता है अपने मैनेजर मिस्टर हमजा के पास, मिस्टर हमजा अली के पास पिंकू जाता है, ठीक है, और ये बोलता है कि देखो यार रिंकू मेरी इज्जत नहीं करता है, रिंकू को तो बस अपने आप से मतलब है, ठीक है। टिंकू जाता है, टिंकू ये बोलता है कि देखो, टिंकू जाता है, देखो ये बोलता है कि पता पिंकू रिंकू ना आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, पिंकू का तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, टिंकू का तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। ये नाम कंफ्यूजिंग लग रहे हैं क्या, चेंज कर दूं? नाम चेंज तो नहीं करने या यही ठीक है? ठीक है, चलो। रिंकू को चाहिए सैलरी, पिंकू को चाहिए स्टेटस। तो पिंकू को क्या लगता है, पिंकू को ये लगता है कि रिंकू उसकी इज्जत नहीं करता, ठीक है, पिंकू से जलता है। तो पिंकू गया अपने मैनेजर हमजा अली के पास ये बोलने कि देखो यार ये जो आपका रिंकू है वो मेरी इज्जत नहीं करता है, ठीक है, मुझसे जलता है ये। अब टिंकू को मजा आ रहा था, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, तो टिंकू भी चला गया मस्त बहती गंगा में हाथ धोने मिस्टर हमजा अली मजहारी के पास कि देखो यार वो दोनों लड़ते रहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ उन दोनों में से किसी एक को ना आप निकाल दो, ठीक है। ये चला गया आग लगाने, बिकॉज इसको एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना। अब क्या हुआ, अब जो मिंकू है, मिंकू ये बोलता कि यार मेरा प्रमोशन करो टाइम से, है ना। फिर चिंकू फिर गया, चिंकू भी चला गया, चिंकू बोलता मेरी सैलरी बढ़ा, आपके पास इतना टाइम है कि ये रिंकू पिंकू के मैटर्स को सुलझा रहे हो, उससे अच्छा ये कि मेरी सैलरी बढ़ा दो। और ये मिंकू ये बोलता कि उससे अच्छा मेरा प्रमोशन कर दो। अब ये जो मिस्टर हमजा अली था ये तो अपना सर लेके बैठ गया कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, कहाँ इन रिंकू पिंकू टिंकू मिंकू चिंकू के चक्कर में फंस गया, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, जो हमजा अली की जो बीवी थी उन्होंने हमजा अली को ये बताया कि देखो आपको सारे सेल्स पर्सन के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना पड़ेगा। यानी जो रिंकू पिंकू टिंकू मिंकू चिंकू लड़ रहे हैं ना, इनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, इन सब के इंटरेस्ट को इकट्ठा लेके आना पड़ेगा। फिर मिस्टर हमजा अली ने नेक्स्ट डे से क्या किया, मिस्टर हमजा अली ने अगले दिन से अपने ये रिंकू पिंकू टिंकू मिंकू चिंकू को बताया कि देखो तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें सब दूंगा, जिसको सैलरी चाहिए उसको सैलरी दूंगा, जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए उसको एंटरटेनमेंट दूंगा, ठीक है, जिसको प्रमोशन चाहिए उसको प्रमोशन दूंगा, लेकिन तुम सब लोगों को एक वादा करना है। सबने पूछा क्या वादा करना है मिस्टर हमजा अली मजहारी, तो मिस्टर हमजा अली मजहारी ने ये बोला जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन इसके लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें वो अचीव करना है, जो हमारा टारगेट है उसके लिए मेहनत करनी है, तुम्हें वो अचीव करना है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि जो हमारा गोल है हम उसको अचीव करेंगे और बदले में आप हमारा प्रमोशन या आप हमारी सैलरी वगैरह बढ़ाओगे, ठीक है। अब मिस्टर हमजा अली को जो चाहिए तो उसका वो मिल गया, है ना। और ये रिंकू पिंकू मिंकू टिंकू चिंकू को जो चाहिए, उनको सैलरी चाहिए, एक को प्रमोशन चाहिए, एक को एंटरटेनमेंट चाहिए, इन सबको वो मिल गया। तो मिस्टर हमजा अली ने क्या किया, मिस्टर हमजा अली ने कोऑर्डिनेशन किया, इनको प्यार से समझाया, ठीक है, एंड इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की फीलिंग लेके आए। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो सारे अलग अलग चीजों को, जो सारे मतभेदों को, जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो सारे क्योस को भी इकट्ठा एक लाइन में लेके चलती है कि भले आपका कुछ अलग गोल है, लेकिन काम आपको साथ मिलके करना है, काम आपको गोल को अचीव करने के लिए ही करना है। आई बात समझ। तो क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को भी इंटीग्रेट करता है। भले सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग दिक्कतें हैं, अलग अलग चॉइसेस हैं, लेकिन काम आप सभी को साथ मिलके करना है, ठीक है। जैसे कि क्लास में हजारों बच्चे हैं, है ना, कुछ बच्चों को 5 बजे की क्लास अच्छी लगती होगी, कुछ बच्चों को 8 बजे की क्लास अच्छी लगती होगी, ठीक है। कुछ बच्चों को मज़े से पढ़ना पसंद होगा, कुछ बच्चों को रात में पढ़ना पसंद होगा, कुछ बच्चों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद होगा। लेकिन आपका मेन गोल क्या है, आपका मेन गोल यही है कि भैया हमें 12th में अच्छा परफॉर्म करना है। भले आपको रात में पढ़ना हो, भले आपको शाम में पढ़ना हो, आपका मेन गोल तो यही है ना कि मुझे अच्छा स्कोर करना है 12th में, है ना, बस यही है, ठीक है। कि कोऑर्डिनेशन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, भले उनके अलग अलग इंटरेस्ट हो, लेकिन सबको एक मकसद के लिए काम करना है। मकसद वो वाला नहीं, क्या यार, मकसद शब्द सुन के ही पाकिस्तान याद आ जाता है, छोड़ो यार। चलो जी, इज इट क्लियर गाइस?
मैम हमारी स्कूल टीचर आपके वन शॉट देख के आती है। देखा, प्लेयर कभी कोच नहीं बन सकता, आई बात समझ। पढ़ना ही पसंद नहीं है, पढ़ना, अरे यार तुम कैसे बच्चे हो यार। ठीक है जी, समझ आया। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइजेस अनरिलेटेड और डाइवर्स एलिमेंट्स इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन अनरिलेटेड मतलब अलग अलग और डाइवर्स इंटरेस्ट को, डाइवर्स बोले तो अलग अलग इंटरेस्ट को एक पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में लेके आता है। वो एक कॉमन फोकस, एक कॉमन दिशा प्रोवाइड करता है ग्रुप एफर्ट्स को, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो सब प्लान्स के अकॉर्डिंग ही करें। ठीक है, यानी जो भी वो काम कर रहे हैं वो गोल को अचीव करने के लिए ही करें। ठीक है, सिंपल क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब कोऑर्डिनेशन काम को एक्चुअली में हकीकत में तब्दील करता है। ठीक है, प्लान्स तो बता दिए, सबको बता दिया कि हमारा ये गोल है, इसके लिए काम करना है, लेकिन जब तक काम हकीकत में तब्दील नहीं होगा तब तक क्या मतलब, है ना। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ये मेक श्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन आए, सब अपने काम के लिए फोकस करें, सब अपने काम के लिए मेहनत करने लग जाएं। ठीक है, तो क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन एम्स टू अचीव यूनिटी ऑफ एक्शंस इन द रियलाइजेशन ऑफ ए कॉमन पर्पस। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर्स दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह, एक गोंद की तरह, है ना, एक ग्लू की तरह एक्ट करता है बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, ताकि जो भी वो काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वो उस गोल को अचीव करने के लिए ही करें। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको साल में 6 महीने में एक ही बार कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर कदम कदम पे, है ना, हर वक्त पे एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना पड़ता है। अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो भाई उस लड़ाई को सुलझाना, ये बताना कि देखो यार जो भी है लड़ाई शांत करो, लड़ाई झगड़ा माफ़ करो, अपने गोल को याद करो। ठीक है, अपने गोल के लिए काम करो। आए बात समझ जी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फीचर क्या है? नेक्स्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन कैसे है? परवेसिव बोले तो हर जगह पाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे काम आता है, भले टॉप लेवल हो, भले मिडिल लेवल हो, भले लोअर लेवल हो, भले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, भले परचेज डिपार्टमेंट हो, भले सेल्स डिपार्टमेंट हो, भले मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, भले फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट पे काम आता है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग, हर जगह काम आता है। तो कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है। इसके एग्जांपल पहले ही दे दिए थे मैंने आपको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव फंक्शन है, हर डिपार्टमेंट पे काम आता है, हर लेवल में काम आता है, हर फंक्शन पे ये काम आता है। ठीक है जी, क्लियर। तो क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स पे ज़रूरी होता है, कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे ज़रूरी होता है, बिकॉज एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट होता है। अगर वो अपनी ही धुन में काम करने लगेंगे, एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, तो चीज़ें, तो एक्टिविटीज़ ओवरलैप होंगी, है ना, तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिना परचेज डिपार्टमेंट से पूछे सामान लेने चला गया, है ना, तो यार वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सामान खरीद रहा है, परचेज डिपार्टमेंट भी खरीद रहा है सामान, और कंपनी के पैसे को ये आग लगा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। आए बात समझ या नहीं? तो चीज़ें ओवरलैप ना हो, एफर्ट्स ओवरलैप ना हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। ठीक है जी, क्लियर, ऑल राइट। फिर क्या है? फिर कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन बोले तो क्या? डेलिब्रेट फंक्शन बोले तो ये खुद ब खुद नहीं होता, इसको जान के परफॉर्म करना पड़ता है। यानी जब तक आप कोऑर्डिनेशन को नहीं लगाओगे, है ना, तब तक काम आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन होगा सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, तो गोल्स अचीव होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। लेकिन अगर एक मैनेजर कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर ही नहीं रहा है तो सारे डिपार्टमेंट्स अपनी ही धुन में चलेंगे बढ़िया, और रिसोर्सेज वगैरह वेस्ट होंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद नहीं हो जाता कि मैं खुद ब खुद आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन को डेलिबरेटली परफॉर्म करवाना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो क्या बोला है? अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन को क्या करना पड़ता है? अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कॉन्शियस और डेलिबरेट वे में। कॉन्शियस बोले तो जान के, ठीक है, खुद ब खुद नहीं होता। कोऑर्डिनेशन डज नॉट ऑकर स्पॉन्टेनियसली नॉर इट कैन बी अचीव्ड बाय फोर्स। कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद नहीं होता, हर डिपार्टमेंट के हर लेवल के लोगों को कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना ही पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर, समझ आया?
आगे क्या है फिर, आगे है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सारे ही मैनेजर्स की जिम्मेदारी है ना। कैसे जिम्मेदारी है, टॉप लेवल के मैनेजर्स क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलके प्लान्स बनाते हैं। मिडिल लेवल के मैनेजर्स ये मेक श्योर करते हैं कि जो मेरा डिपार्टमेंट है इसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। मिडिल लेवल मैनेजर क्या करता है, टॉप लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है और लोअर लेवल है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। अगर लोअर लेवल को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उस दिक्कत का इलाज करता है। अगर ऐसी दिक्कत है कि वो मिडिल लेवल के बस के बाहर है तो उसको टॉप लेवल को बताता है, ठीक है। इज इट क्लियर? टॉप लेवल को भी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना पड़ता है, ये जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। लोअर लेवल को भी अपनी वर्कर्स की एक्टिविटीज़ देखनी पड़ती है, वर्कर्स के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है, ये देखने के लिए कि वर्कर्स को किसी प्रकार की ज़रूरत तो नहीं है, वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले वो लोअर लेवल का मैनेजर हो, भले वो मिडिल लेवल का मैनेजर हो, भले वो टॉप लेवल का मैनेजर हो। इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलिए ऑल राइट जी, चलिए देखिए क्या लिखा गया है। सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर एंड नो वन कैन अवॉइड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोऑर्डिनेशन सारे ही मैनेजर्स के फंक्शन है एंड कोई भी मैनेजर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता। टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ये देखने के लिए कि जो ओवरऑल पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छे से कैरिड आउट हों। मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है टॉप लेवल के साथ भी एंड लोअर लेवल के साथ भी, ठीक है। एंड लोअर लेवल को अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि वर्कर्स को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थे हमारे फीचर्स कोऑर्डिनेशन के। कितने बच्चों को बढ़िया तरीके से फीचर समझ आ गए? एक बार फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी इसी का टॉपिक है वो कि कोऑर्डिनेशन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम कर दो एंड फिर आपसे क्वेश्चन करना है मुझे, उस क्वेश्चन का आंसर करना, फिर उस हिसाब से हम उसका नाम रख देंगे। चलिए जी, ऑल राइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है एक कंपनी में। थोड़ा सा ही बच्चा है, इसमें 3-4 पॉइंट्स ही होते हैं गिनती के, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करके आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है भाई? कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आपको सारे इंडिविजुअल, सारे ग्रुप, सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल्स को साथ लेके चलना है, अपना गोल अचीव करवाना है, तो वो कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं तो हर एक इंसान, हर एक लेवल अपने अपने तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो हम साथ हैं, होना ही चाहिए, है ना। अगर हम साथ हैं तभी काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। क्लियर? चलिए, तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन ही थी कि कोऑर्डिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है कि कोऑर्डिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट, है ना। सब लोगों के इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करता है, साथ लेके चलता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम ये जानते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन ज़रूरी बन जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन ज़रूरी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। आखिर कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी बन जाता है बेटा? देखो क्या होता है, कंपनी का जब साइज बढ़ता है तो वैसे ही कंपनी के लोग भी बढ़ते हैं। मान चलो अगर पहले किसी कंपनी में 30 लोग काम करते थे, अब उस कंपनी में 100 लोग काम करने लगे हैं। अब उस कंपनी में कितने लोग काम करने लगे हैं? अब उस कंपनी में 100 लोग काम करने लगे हैं, ठीक है। अब साइज बढ़ा तो नंबर ऑफ पीपल भी बढ़े। अब जैसे ही लोग बढ़ रहे हैं तो हर एक इंसान का अपना अलग मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। किसी को अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को अच्छा क्लाइमेट चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को इज्जत चाहिए, ठीक है। कोई ऐसे टाइम पास के लिए आता है। तो हर एक इंसान का अपना कुछ ना कुछ गोल है। अब यार पहले तो 30 लोग थे, 30 लोगों को तो भैया हमने मैनेज कर लिया, लेकिन अब 100 लोग हो गए हैं तो 100 लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट है ना।
अब यार इनको भी तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना यार, अगर इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाएगा। तो जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ते हैं, एंड जितने लोग बढ़ते हैं उतने ही लोगों को अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आप 5 लोग को संभाल सकते हो, लेकिन 500 लोगों को कैसे संभालोगे अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा मेरी जान। ठीक है, इज इट क्लियर। मैं 2 बच्चों को यहाँ बैठा के आराम से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने 2000 बच्चे आ जाए, ठीक है, तो जब तक मैं कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म नहीं करवा पाऊंगी तब तक मैं उनको नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, तो आप इतने लोगों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन जब कंपनी का साइज इतना हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज लोग बढ़ते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग घर परिवार से आते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ रहती है, सबका अलग अलग अपना चॉइस रहता है, अपना नज़रिया रहता है, तो सबको एक समान लेके चलना, ठीक है, यही काम होता है कोऑर्डिनेशन का। इज इट क्लियर। ऑलराइट, सबके अपना अपना तरीका होता है काम करने का, सबकी अपनी नॉलेज होती है, अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, लेकिन सबको साथ में कौन लेके चल सकता है, लेकिन सबको साथ में आखिर कोऑर्डिनेशन ही लेके चल सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर। जैसे कि आपने वो सुना होगा ना, इंडिया में क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज तब तक ही चल पाती है जब तक सर पे बड़े बुजुर्ग रहते हैं। बिकॉज बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग घर को जोड़ के रखते हैं, है ना। आप अपनी मम्मी पापा से पूछना, है ना, कि आखिर बड़े बुजुर्गों का होना क्यों ज़रूरी है जॉइंट फैमिलीज में। बिकॉज वही जो होते हैं जो सब भाइयों को, सब बहनों को एकजुट करके रखते हैं, उनके बीच में तालमेल बिठा के रखते हैं, तभी जॉइंट फैमिली सर्वाइव हो जाती है। जैसे ही उन बुजुर्गों की डेथ हो जाती है, दादी दादाजी जब चले जाते हैं, तो सारे भाई अलग हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज अब कोई कोऑर्डिनेट करने वाला ही नहीं है ना यार। अब तो वो सब अपने अपने ढंग से ही काम करेंगे, है ना। अब तो कोऑर्डिनेशन ही गया, तो अब कैसे वो साथ काम करेंगे, इसलिए अब वो साथ काम नहीं कर पाएंगे तो अलग हो जाते हैं, है ना। बस यही है कोऑर्डिनेशन। अब इतने सारे लोग हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है काम करने का, अपनी अलग इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें हैं, तो उन सबको साथ मिलके कौन आगे चलता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, क्लियर, समझ आया। इस एग्जाम्पल के साथ याद रखना, जैसे कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सब भाइयों बहनों को साथ लेके चलते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे ही बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, सब भाई अपना अपना अलग अलग काम करने लगते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उनको एक दूसरे से मतलब फिर नहीं होता। क्यों? बिकॉज अब बड़े बुजुर्ग ही नहीं रहे जो कोऑर्डिनेट करवाते थे। ठीक है जी, क्लियर। इस एग्जाम्पल के साथ याद रखना। चलो जी, ऑल राइट। चलिए जी, तो देखिए क्या लिखा गया है, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो राइसेस। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स विद डिफरेंस इन इंटरेस्ट, हैबिट्स ऑफ वर्क एंड गोल्स। इंडिविजुअल्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनका इंटरेस्ट होता है, अलग अलग उनका काम करने का तरीका होता है, अलग अलग उनके गोल्स होते हैं। एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। कभी कभार ये कभी कभार क्या मतलब काफ़ी बार ये दिक्कत हो जाती है कि सबके गोल्स को आखिर इकट्ठा कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इट बिकम्स नेसेसरी टू एंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि सब एक ही दिशा में काम करें, एंड इसलिए कोऑर्डिनेशन मदद करता है सबके गोल्स को इकट्ठा लेके चलने के लिए। हार्मोनाइज बोले तो एकता में लेके चलने के लिए। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट जी, ऑल राइट। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, हमने ये जान लिया कि कोऑर्डिनेशन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब दूसरा पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है अपने अपने काम में, अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से काम करना, अलग अलग डिपार्टमेंट होना, अलग अलग सेक्शन होना, अलग अलग कंपार्टमेंट होना। ठीक है, अब देखो यार, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट भी होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, एंड सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, अब बेटा अगर इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर एक डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करेगा, अपने धुन में, अपने एकांत में काम करेगा, है ना।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कुछ सामान बनाना होगा तो वो खुद ही लेके जाएगा, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट को अगर सामान खरीदना होगा तो खुद ही खरीदने चला जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा लेगा ही नहीं। एंड जब बाद में बिल आएगा तो पता चलेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि अरे परचेज डिपार्टमेंट तो खुद ही सामान लेके आ गया है, ठीक है। मान चलो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बिल बनाया था 50 लाख का कि 50 लाख में सामान खरीदना है, ठीक है, लेकिन इससे पहले ही परचेज डिपार्टमेंट सामान खरीदने चला गया। परचेज डिपार्टमेंट कितना रुपए का सामान ले आया? परचेज डिपार्टमेंट 75 लाख का सामान ले आया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिना पूछे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिना पैसे लिए अपने पैसे से ले आया और ये बोलता कि चलो हम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बाद में वसूल लेंगे, है ना। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 50 लाख का बजट बनाया था, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट ने 75 लाख का सामान ले आया, है ना। अब पता चला यार कि कंपनी का तो इतना बजट ही नहीं था कि वो 75 लाख का सामान अफोर्ड कर पाए, लेकिन ये तो 75 लाख का सामान ले आया ना, कंपनी का तो 50 लाख का ही बजट था। तो अब इसने बिना कंपनी से पूछे ये सामान ले आया, उधारी पर ले आया, इन्होंने नाम लिखा दिया कंपनी का, है ना। तो यहाँ पर इसने गलत किया। इज इट क्लियर और नॉट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अपने तरीके से सामान बनाने लगा, है ना। फिर क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछे प्रमोशन करने लगा। सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या किया? सेल्स डिपार्टमेंट ने भी बिना किसी से पूछे, बिना बड़े लेवल से पूछे प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर दी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या कर दी? सेट कर दी। तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम कर रहा है, एक दूसरे से कुछ पूछ ही नहीं रहा। तो एक दूसरे से पूछ नहीं रहा तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, चीज़ें एक्टिविटीज रिपीट हो रही हैं, एफर्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे डिपार्टमेंट, सारे डिवीजन, सारे सेक्शंस एक साथ मिल के काम करें। बिकॉज जब एक साथ मिल के काम करेंगे तभी गोल अचीव हो पाएगा, है ना। यहाँ पर गोल कैसे अचीव होगा जब रिसोर्सेज इतने वेस्ट हो रहे हैं, टाइम इतना लगेगा, है ना। यहाँ पर तो एक दूसरे से पूछे बिना ही काम हो रहा है, तो यहाँ पर अब कैसे गोल अचीव हो पाएगा? आई बात समझ या नहीं? तो इसलिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से यहाँ पर काम करने लगता है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब अपने धुन में ही काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी ताकत होती है जो सबको साथ मिलकर लेके चलता है, ठीक है जी। तो क्या बोला है, in an organization activities and functions are frequently divided into departments, divisions or sections, ठीक है। all these departments have their own objectives, policies। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को और फंक्शंस को अलग अलग डिपार्टमेंट, सेक्शंस वगैरह में बांटा जाता है। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से गोल को अचीव करना चाहता है। ईच डिपार्टमेंट एम्स टू अचीव इट्स ओन ऑब्जेक्टिव इन आइसोलेशन फ्रॉम द अदर्स। क्या बोला है, हर एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है एक दूसरे से बिना पूछे, यानी आइसोलेशन में। आइसोलेशन में मतलब अलग होके, ठीक है, अलग होके। इट ऑफन लीड्स टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसकी वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लैशेस हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। फिर वो आके लड़ते हैं, वो बोलता है कि तूने मुझसे नहीं पूछा, अरे बोलता है क्या तूने मुझसे पूछा था तो मैं तुझसे पूछूं, है ना। इस प्रकार के क्लैशेस वगैरह होने लगते हैं। सो हाउ एवर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट and activity of each department needs to be focused on attainment of common organization goals. So coordination helps to sync the activities of these departments so that they proceed together in a single direction instead of working as independent units. तो कौन सी चीज़ इनको बांध के रखती है, कौन सी चीज़ इनको साथ लेके चलती है, वो कोऑर्डिनेशन होती है मेरी जान, जो सबको साथ लेके चलती है ताकि जो कॉमन गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यही है, बस इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, फटाफट ये बताओ, समझ आया या नहीं? चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आकाश बेटा तुम्हें अब ब्लॉक कर दूंगी मैं, छुट्टी की। लास्ट टॉपिक है, उसमें भी छुट्टी। 12वीं क्लास का बच्चा हो तुम, उसमें भी छुट्टी चाहिए। ऑलराइट बेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल ही है ये। इसमें आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल में, अब किसी कंपनी में अगर मान चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट की लड़ाई हो गई है, एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, तो ये चीज़ कोई कंपनी तो बताएगी नहीं। तो इसके यही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ में आपको रियल लाइफ लाइक एग्जांपल्स बना के ही बताने पड़ते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल होगा वो मैं आगे ज़रूर बताऊंगी, वो मैंने कुछ चैप्टर्स में बताए भी हैं। लेकिन अब सारे डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट से लड़ाई हो रही है, ये बात कंपनी वाले हमें तो बताएंगे नहीं ना यार, तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं कैसे लेके आऊँ, है ना। तो बिजनेस में ऐसे ही एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा रही हूँ, कोई और टीचर पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। मैं खुद बना के बताती हूँ,
ठीक है जी, क्लियर? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बोले तो क्या? स्पेशल होना अपने काम में, एक्सपर्ट होना अपने काम में। ठीक है जी, इज इट क्लियर? चलिए जी, तो स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? अपने काम में एक्सपर्टीज होना, अपने काम में प्रोफेशनल, अपने काम में हाईली क्वालिफाइड होना। तो जैसे ही बेटा कंपनी का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ते हैं तो हर एक काम के लिए क्या किया होता है? हर एक काम के लिए स्पेशलिस्ट को रखा जाता है। मान चलो पहले कंपनी में 30 लोग थे, तो उस कंपनी में कोई सोशल मीडिया मैनेजर नहीं था। अब कंपनी में कितने लोग हो गए? अब कंपनी में फॉर एन एग्जाम्पल 100 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? अब कंपनी में 100 लोग हो गए। तो जब कंपनी में 100 लोग हो गए तो उस कंपनी ने क्या किया? उस कंपनी ने एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर लिया। सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर लिया। ये सोशल मीडिया मैनेजर क्या करता था? कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको, जो सोशल मीडिया पे हैं, उनको हैंडल करता था। ठीक है, अब जैसे ही लोग बढ़े तो कंपनी ने सोशल मीडिया मैनेजर को रख लिया, क्यों? कंपनी का बजट भी बढ़ा, कंपनी के लोग भी बढ़े, तो काम को स्पेशलिस्ट से करवाने के लिए कंपनी ने सोशल मीडिया मैनेजर रख लिया। अब क्या हुआ? जब सोशल मीडिया मैनेजर को बुलाया, ठीक है, उसको रखा, इसका नाम था, मान चलो इस सोशल मीडिया मैनेजर का नाम था मिस्टर ऋतिक। ठीक है, मिस्टर ऋतिक काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन था, इसने काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया था एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। एंड अब इस मिस्टर ऋतिक ने इस कंपनी में भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही मिस्टर ऋतिक ने सोशल मीडिया मैनेजर की पोजीशन पे काम करना शुरू किया, काम करने के दौरान उनको बहुत सारे लोग आके कुछ ना कुछ सलाह देते थे कि आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, हम तो ऐसा करते थे, आप तो अभी आए हो ना, हम तो इसी तरीके से काम करते थे। अब मिस्टर ऋतिक का ईगो हर्ट हो जाता था। मिस्टर ऋतिक को ये लगता था कि यार जब मेरे को इस पोजीशन के लिए रखा गया है तो ये क्यों आके मुझे ज्ञान देते रहते हैं? क्यों? आखिर मेरे को तो रखा है ना, तो मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा, अरे ये क्यों आके मुझे ज्ञान दे रहे हैं फालतू में? तो मिस्टर ऋतिक एक बार छिड़ गए। मिस्टर ऋतिक ने जाके बोल दिया कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आलतू फालतू यहाँ पर हर कोई आके मुझे ज्ञान देता रहता है कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो। अब मुझे क्यों रखा है जब मैं ही स्पेशलिस्ट हूँ, है ना? अगर काम करवाना तो इन्हीं लोगों से करवा लो। तो फिर उनको समझाया गया कि नहीं, आप प्लीज़ कूल डाउन, है ना यार, इन लोगों की आदत है, आप तो छोड़ो, आप तो काम अपने तरीके से करो। फिर कंपनी ने क्या? कंपनी ने उन लोगों को भी जाके समझाया कि तुम उनको, मिस्टर ऋतिक को जाके ज्ञान मत दो, वो उस काम के लिए बने हैं, उस काम के लिए हमने उनको रखा है, तुम अपना काम करो। ठीक है, आप अपना काम करो, मिस्टर ऋतिक अपना काम करेंगे, है ना? तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कोऑर्डिनेट किया मिस्टर ऋतिक के बीच में एंड ऐसे लोगों के बीच में जो मिस्टर ऋतिक को जाके ज्ञान देते रहते थे। ठीक है, तो कंपनी ने कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म किया एंड दोनों के मन मुटावों को ठीक किया, है ना? अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, मिस्टर ऋतिक उठा के चले जाएंगे तो फिर वही कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे, है ना? तो बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म किया। इज इट क्लियर? समझ आया? चलिए जी, ऑल राइट। तो क्या बोला गया है? ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट आर हायर्ड। अब क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही है, यानी चैलेंजेस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, हर एक चीज़ की अपना अपना अलग अलग तरीका आ गया है, इसकी वजह से स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है। ठीक है, Specialists usually think that they are only qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria. Specialist को ये लगता है कि बस वो ही काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वही उस काम को evaluate कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास वो प्रोफेशनल क्राइटेरिया है, उनके पास वो पढ़ाई लिखाई, वो नॉलेज, वो क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो एक्सपीरियंस उनके पास है। ठीक है, दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स इन मैटर्स पर्टेनिंग टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। उनको किसी और से एडवाइस या सुझाव लेना पसंद नहीं है जब बात आती है उनके काम की। ठीक है, इट ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से स्पेशलिस्ट और बाकी के लोगों के बीच में काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों को ये लगता है कि ये जो सोशल मीडिया मैनेजर है तो बहुत अकड़ू है, अपने आप को तो बहुत समझता है, हमें तो कुछ समझता ही नहीं है, हम तो जाके कुछ बोलते हैं तो बोलता है कि प्लीज़ आई हैव दिस नॉलेज, आई हैव दिस क्वालिफिकेशन, मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की है, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये तो फालतू में ज्ञान देता रहता है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है, बड़ा आया,
बड़ा आया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, ठीक है, तो बाकी लोग ऐसे करते थे। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन स्पेशलिस्ट के डिफरेंसेस को, इंटरेस्ट को रिकंसाइल करता है, ठीक करता है, ये बताता है कि ठीक है आप अपना काम करो, हम इनको देख लेंगे। आई बात समझ? तो जो मैंने आपको मिस्टर ऋतिक वाली स्टोरी बताई है यही इधर लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? तो क्यों कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है? कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में सब हर एक इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तो सबको रिकंसाइल करने के लिए, सबको इकट्ठा लेके चलने के लिए कोऑर्डिनेशन हमारा ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्यों ज़रूरी है? फिर दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्शन अपने तरीके से काम करने लगता है, ठीक है, एकांत में जाके अपनी धुन में काम करने लगता है, तो सबको इकट्ठा लेके चलने के लिए कोऑर्डिनेशन हमारा ज़रूरी है। फिर तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? फिर तीसरा पॉइंट था हमारा स्पेशलाइजेशन का, यानी क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे हो गई है, आजकल हर काम के लिए स्पेशलिस्ट रखा जाता है, तो जैसे ही कंपनी का साइज़ बढ़ता है कंपनी स्पेशलिस्ट को रखती है। और स्पेशलिस्ट को ये लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें वो काम आता है, तो कोई और आके हमें नया डिवाइस दे, ठीक है, तो वो हर्ट हो जाते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इस डिफरेंस को भी ठीक करता है, रिकंसाइल करता है। इज इट क्लियर? रिवाइज भी करा दिया मैंने। ऑल क्लियर? समझ आया जो अभी मैंने पढ़ाया? फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो। चलिए, सिलेंडर चोर, नाम तो देखो सिलेंडर चोर। बेटा सिलेंडर चोर मैं सीधा से तीली लगा के ना फेंक दूंगी, आग लग जाएगी तुम्हें। अरे धृति प्रारंभियन यार, रोज मुझे यार, मतलब मेरे को याद, मैं सोचती हूँ कि यार धृति ने जो स्लाइड भेजी थी वो लगाऊंगी यार, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, पता। सॉरी धृति यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी यार। अब पक्का नेक्स्ट क्लास तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास तो डाउट सेशन ही है, तो उसकी फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर की जो पहली क्लास होगी उसमें लगा दूंगी, पक्का यार, मैं भूल जाती हूँ, आई एम सो सॉरी यार। ऑलराइट। अच्छा देखो, हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। अब मुझे ये बताओ मेरी जान, अब मुझे ये बताओ कि जैसे कि हम 11th क्लास में गुल्लक किया करते थे, ठीक है, तो गुल्लक में क्या होता था, एक टेस्ट पेपर टाइप अपलोड हो जाता था आपके ऐप में, एंड आप उसको सॉल्व करके लेके आते थे, एंड हम उसी टेस्ट पेपर को डिस्कस करते थे, एंड उसी में आपके सारे क्वेश्चंस, बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे, एंड कुछ डाउट्स वगैरह आपके होते थे, तो फिर मैं वो ले लेती थी, है ना। अगर आप उस तरीके के साथ कंफर्टेबल हो तो आपको वही तरीका चाहिए, मैं कुछ और इंट्रोड्यूस करूँ, या सिर्फ मैं सीधा डाउट सेशन ही लूँ, या सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊँ? क्या करूँ बताओ? जितने बच्चे नए हैं मैं उनको बता देती हूँ। लास्ट ईयर मैं क्या किया करती थी, लास्ट ईयर जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होता था उसके रिगार्डिंग एक टेस्ट पेपर अपलोड हो जाता था। तो जब टेस्ट पेपर अपलोड होता था बच्चों को मैं बोलती थी कि आपको वो टेस्ट पेपर सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। फिर हम उसी टेस्ट पेपर को क्लास में डिस्कस करते थे, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करके उसको हम डिस्कस करते थे, ठीक है, साथ मिलके। एंड उसके अलावा अगर बच्चों को कुछ डाउट होता था तो बच्चों के मैं वो डाउट्स भी क्लियर करती थी, ठीक है। अब आपको यही तरीका चाहिए या सिर्फ मैं प्योरली डाउट सेशन ही लेके आऊँ, टेस्ट पेपर को बस अपलोड ही रहने दूँ, उसको डिस्कस ना करूँ? आपको क्या चाहिए आप ये बताओ मुझे, आपको क्या चाहिए बताओ मुझे फटाफट। रुक जाओ, मैं पोल लगा देती हूँ। What do you want? रुक जाइए, पोल लगा रही हूँ। चले जी, पोल लगा दिए, देखते हैं ज़्यादातर बच्चे क्या बोल रहे हैं। लेट मी चेक, ज़्यादातर बच्चे क्या बोल रहे हैं। अरे गुल्लक याद है ना यार, और जो टेस्ट पेपर था उस टेस्ट पेपर का नाम था गुल्लक,
ठीक है, उसको हम गुल्लक बोला करते थे। जिਵੇਂ तू सजी सजी नू। चलो फटाफट बताओ फिर हम क्वेश्चंस करें इसके रिगार्डिंग। और ले तनी पे मर जा। ठीक है जी, ठीक है। तो 88.26% बच्चों ने बोला है टेस्ट पेपर भी उनको चाहिए, साथ साथ में डाउट सेशन भी लूँ। ठीक है, 5% बच्चों ने बोला है सीधा डाउट सेशन लो, और 5% बच्चों ने बोला सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ। सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊँ, डाउट ना लूँ? कैसे बच्चे हो यार तुम। ठीक है, तो मेजॉरिटी ने यही बोला है कि टेस्ट पेपर भी डिस्कस करूँ, साथ साथ में आपका डाउट सेशन भी लूँ। ठीक है, तो कल तक आपका गुल्लक अपलोड हो जाएगा। तो कल सभी बच्चों को गुल्लक को सॉल्व करके लेके आना है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व ही नहीं करके लेके जा रहे, सॉल्व ही करके नहीं लेके नहीं आ रहे। ठीक है, तो गुल्लक को ज़रूर सॉल्व करके आना है। उसके रिगार्डिंग जो भी होगा अपन सॉल्व करेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन बेटा इसका मतलब ये नहीं अभी छुट्टी हो गई क्वेश्चंस करके जाओ, है ना। 12th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तभी प्रैक्टिस बनेगी। चलो ऑल राइट ऑल राइट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर्स इंटीग्रेशन टाइमिंग सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स सो दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। आइडेंटिफाई दैट कॉन्सेप्ट। बताइए ये क्या कॉन्सेप्ट है जो इंटीग्रेशन टाइमिंग सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स को इंश्योर करता है, जिससे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ अचीव हो। फटाफट बताइए। फटाफट बताओ यार। हाँ, 1 पेज नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, वो भी कल अपलोड हो जाएंगे। गुल्लक भी आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 1 पेज नोट्स हो जाएंगे, गुल्लक भी अपलोड हो जाएगा। गुल्लक को जरूर सॉल्व करके लेके आना। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द राइट आंसर। ऑल राइट ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स of different departments and at different levels. Identify the characteristic of coordination highlighted in the above statement. Coordination different departments के efforts को different levels पे integrate करता है। ठीक है, बताओ ये क्या है, बताओ। सारे डिपार्टमेंट्स पे एंड एट ऑल लेवल्स। बताइए इसका क्या होगा आंसर। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे भी होता है, डिफरेंट लेवल्स पे भी होता है, तो क्या है बताइए फटाफट। फटाफट इसका आंसर बताओ यार, फटाफट आंसर बताओ। आंसर बताइए, आंसर 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 बताओ इसका। वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा क्या लिख रहा है, BST। वेरी गुड वेरी गुड। द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव बोले तो हर जगह पाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलती है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी बोलती है कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कोई वन टाइम फंक्शन नहीं होता बल्कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड आपका ये बोलता है कि कोऑर्डिनेशन बिगन्स एट द डायरेक्टिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग स्टेज से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। वाह जी वाह, क्या बात कही, क्या बात कही। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि कोऑर्डिनेशन वन टाइम फंक्शन नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ ये तो सही है, ये तो ट्रू है भाई हमारी। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग स्टेज पे शुरू होता है। नहीं मेरी जान, कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज पे शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसलिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसलिए इसका सही आंसर बनेगा कि पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही है, दूसरी हमारी गलत है। ठीक है जी, क्लियर। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका द मैनेजमेंट ऑफ मलिक लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो मैनेजमेंट है मलिक लिमिटेड का, वो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है,
दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। इसके लिए टीम वर्क चाहिए होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल्स वगैरह की बीच में क्या चाहिए होता है, इन टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन चाहिए होता है। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज वगैरह की वजह से, इंफॉर्मेशन वगैरह की वजह से। ठीक है, मैनेजर्स रिकंसाइल करते हैं डिफरेंसेस को, अगर कुछ उनकी डिफरेंसेस होते हैं अप्रोच में, तरीके में, टाइमिंग में, एफर्ट में या इंटरेस्ट में। ठीक है, सेम टाइम इसकी वजह से मेंबर्स भी ग्रो कर पाते हैं एंड डेवलप कर पाते हैं। तो इसलिए सबके गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हार्मोनाइज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का डिस्कस हो रहा है आपको वो बताना है। काफ़ी सारे इसके कीवर्ड्स ही निकल के आ रहे हैं यार, जैसे कि क्या है, हार्मोनाइज कर रहा है, रिकंसाइल कर रहा है डिफरेंसेस को। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी है मेरी जान? ये सारी चीज़ें हमने वेरी गुड कोऑर्डिनेशन में पढ़ी हैं। ठीक है, इसके आपको 5 फीचर्स बताने हैं, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बेसिकली आपका। ठीक है, तो 5 फीचर्स बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है, कोऑर्डिनेशन पहला वाला क्या था यार, पहला वाला हाँ, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। तो 5 फंक्शंस इसके लिख के लेके आना। ठीक है जी, बहुत सिंपल, जो अभी पढ़ के आए थे वही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी। ऑल राइट ऑल राइट, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। इसके कोई भी 5 फीचर लिख के आना। ठीक है जी, चलिए ऑल राइट जी, क्लियर। तो समझ आया, क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए। जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म होता था, यू टू नो कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो कुल मिला के अभी इस चैप्टर में पता नहीं हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अभी टेस्ट पेपर और अपलोड होगा आपके लिए कल। ठीक है, उसको भी ज़रूर सॉल्व करके आना, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, है ना। अब आप 12th में हो, 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज आपको लेके आने हैं। एंड आई ट्रस्ट यू, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो, अगर आप मेरे साथ जी जान लगा के मेहनत करते हो, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 BSc में पक्का आएंगे। ठीक है, तो कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितने बच्चों को ये फील हो रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं, फटाफट बताइए। चलिए जी, ऑल राइट मैम, लव यू सो मच यार, लव यू टू गाइस। ऑल राइट, मी तो काफ़ी सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, वेरी गुड। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। कल आपका गुल्लक भी अपलोड हो जाएगा, सभी बच्चों को गुल्लक सॉल्व करके लेके आना है। एंड साथ साथ में 1 पेजर्स भी आपके कल डल जाएंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा है। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय 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 बाय। जाओ खाना खाओ और सो जाओ, बाय।